आपके पास में कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो कैसे करने हैं अपने पास स्टूडेंट्स, वो आज अपन देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का। दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है। ये कह रहा है कि जो एफ फंक्शन है और जी दो फंक्शन है। ये कह रहा है कि एफ जो है वो तो एक फंक्शन है और जी एक फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ और जी दोनों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि अगर ये दोनों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स, कि अगर ये दोनों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ आपके पास में जी एफ है वो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और जो जी है वो क्या होगा, वो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से आपके पास में सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने एफ लिया है ना, 4f(x). तो बेटा एफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, एफ को ध्यान से देखोगे तो एफ के अंदर दो फंक्शन है, एक एक x² है और एक 3x है। तो 4f(x) हमने कहा कि एक तो आपका x1 है, ओके, नाम दे देते हैं fx1, जो तो है आपका x² एंड fx2 नाम दे देते हैं आपके पास में fx1, या फिर इसको अपन f1x दे देते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा बेटा। f1x नाम दे देते हैं और इसका नाम रख देते हैं अपन f2x, जो कि कितना है 3x। जो x² है इसके लिए ये कह रहा है जो x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के आपके पास में x की वैल्यू आपके पास में 0 से लेकर के कहाँ तक 3। तो इसका मतलब है कि जो आपका x है वो कितना है 0, 1, 2 और 3 है। ओके, 3x के लिए आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 3x के लिए जब आपका दूसरा फंक्शन f2x 3x है तो आपकी x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपके पास में दोनों फंक्शन है, एक fx का है, एक f1x हो गया है, और एक आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में f2x। 4f(x) f1x = x² है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, 0 से लेकर के 3 तक, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। एक है आपका f2x, इसके दो फंक्शन थे, एक दोनों का नाम रख दिया 3x, जिसकी वैल्यू कहाँ से 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 10 तक। अब हमने क्या किया बेटा, दोनों के लिए हमने बना दिया एरो डायग्राम। कैसे, ये तो आपको प्रूफ करना था कि f इज अ फंक्शन है। ओके, तो हमने दोनों के लिए एरो डायग्राम बनाया, देखेंगे किस तरीके का हमने दोनों के लिए एरो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास में यहाँ पे देखो एरो डायग्राम फॉर किसके लिए, f1x के लिए, एरो डायग्राम फॉर f1x का एरो डायग्राम बनाएंगे। तो देखो इधर x² है आपके पास में, इधर कौन है f1y है। तो अपन देखेंगे आपके पास में कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। ओके, ये आपका x² है और यहाँ जो पुट करने एलिमेंट है 0, 1, 2 और 3। When you put 0 you get the 0, when you put 1 you get the 1, when you put 2 you get the 4, when you put 3 you get the 9। ये हो गया आपके पास में किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, f1x के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपने पास में 4 दूसरा आपके पास में जो फंक्शन था वो क्या था, दूसरा आपके पास में जो फंक्शन है वो ये है, कौन सा, दूसरा जो आपके पास में फंक्शन है ये तो आपका f1x था। दूसरा आपके पास में फंक्शन था 4f2x के लिए एरो डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे, f2x का एरो डायग्राम बनाते हैं। देखना f2x में कितने एलिमेंट है, 3 से लेकर के 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए। अब देखना क्या होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आपके पास में एरो डायग्राम, इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, ये छोटा हो गया काफ़ी। देखो अब देखो बेटा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपके पास में ये तो x², तो इसका क्या था, क्या आ गया आपके पास में, ये कौन है, ये है आपका 3x। ओके, x की वैल्यू पुट करेंगे 3, जब आपने 3 पुट किया देन यू गेट व्हाट 9, जब आपने 4 पुट किया देन यू गेट व्हाट 12, जब आपने 5 पुट किया देन यू गेट व्हाट 5 × 3 15, जब आपने 6 पुट किया 6 × 3 18, जब आपने 7 पुट किया 7 × 3 21, जब आपने 8 पुट किया तो 8 × 3 24, 9 पुट किया तो 9 × 3 27, और जब आपने 10 पुट किया तो 10 × 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 30। तो ये आपका एक एरो डायग्राम बन गया किसके लिए, f2x के लिए, जो कि f2x कितना था आपका 3x था। 4f2x = अपन यहाँ लिख लेते हैं कितना है 3x था। और वो आपके पास में f1x कितना था, f1x आपके पास में कितना था, ये x² था। इसके लिए हमने बना दिया स्टूडेंट्स एरो डायग्राम। एक हमने f1x के लिए बना दिया और एक अपने पास में किसके लिए एरो डायग्राम बना दिया, f2x = 3x। अब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो आपका fx बनेगा।
तो हमने कहा कि 4fx, अब अपने पास में थर्ड पॉइंट क्या है 4fx। fx के लिए एरो डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों को मिलाना है, ये पहले वाला एरो डायग्राम, ये दूसरे वाला। अब दोनों के एलिमेंट को मिलाओ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 3 0 1 4 9 है, और ये कितना है, ये आपके पास में 3 4 5 6 8 और 9 है भाई, ये 0 1 2 3 4 है, और ये कितना 3 4 5 6 8 और 9 है, और 10। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर के 10 तक एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कौन से एलिमेंट, ये वाले x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेट के अंदर एक ही बार एलिमेंट आएगा, तो 3 को एक ही बार लिखना है, तो 3 आ गया। अब देखो, अब 0 पे कितना आया था, 0 पे हमने देखा था 0 आया था, ओके। 1 पे देखा था हमने 1 आया था, 2 पे देखा था हमने कितना आया था भैया, 2 पे देखा था कितना आया था 4 आया था, 3 पे देखा था 9 आया, देखो 3 इसमें भी देखो 9 है, इसमें भी देखो 9 है, कोई सा भी 9 लिख सकते हैं। 4 पे देखा हमने तो आपके पास में 4 पे स्टूडेंट्स 12 आया है, 5 पे देखा तो 15 आया है, 6 पे देखा तो 18 आया है, 7 पे देखा तो 21 था, 8 पे देखा तो 24 था, 9 पे देखा तो आपके पास में 27 था, और 10 पे देखा तो 30 था। तो ये आपका एक f था, ये आपके पास में fx था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम देख रहे हैं कि क्या ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन फॉलो करता है, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट। हाँ सर बिल्कुल है कि पहले सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेशन में है, बिल्कुल है भैया। और दूसरे आपके पास डेफिनेशन और क्या थी, दूसरी ये थी कि हर एक एलिमेंट का इधर एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअली कनेक्टेड होना चाहिए, मोर देन 1 से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मोर देन 1 से कनेक्शन भी नहीं है, मतलब एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो आपका जो fx है x² और 3x वो क्या हो गया आपके पास में, यस, आंसर इज यस, fx is following the definition of function, therefore fx is a function। fx क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक फंक्शन हो जाएगा आपका, fx आपका एक फंक्शन हो गया, यस। fx इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, fx क्या कर रहा है, या फिर इसको फॉलोज लिख लेते हैं, फॉलोइंग थोड़ा सा और अटपटा सा लग रहा है, फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। fx क्या है, fx इज फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर fx इज अ फंक्शन। fx फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम। स्टूडेंट्स अगर एरो डायग्राम बना दिया ना तो सारी चीज़ें इटसेल्फ क्लियर हो गई, सारे के सारे आंसर एग्जामिनर को देखते ही पता चल गया कि हाँ इस बच्चे को पता है, इसने एरो डायग्राम बनाया है, तो कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, तो fx हमारा हो गया फंक्शन। चलते हैं gx में भी यही काम करना है हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन जो इसके पास में सेकंड फंक्शन था आपके पास में स्टूडेंट gx, उसके अंदर भी तो यही काम करना है, gx के अंदर भी तो यही काम करना है कि gx के अंदर क्या काम करना है आपके पास में। सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं, है ना, 4gx, है ना, सेकंड पॉइंट नाम दे देते हैं 4gx। तो g1x नाम दे दिया, कितना, x², x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 1 और 2 तक आपके पास में, एंड g2x दूसरा आपके पास में, इसका भी सेम फंक्शन है, कितना स्टूडेंट्स 3x है, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू वही है आपके पास में 2 3 4 से लेकर कहाँ तक है 10 तक। हमने स्टूडेंट्स fx नाम दे दिया, हमने स्टूडेंट्स g1x नाम दे दिया, हमने g2x नाम दे दिया, तो आपके पास में वापस वही क्या, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम 4 किसके लिए, 4g1x का एरो डायग्राम। g1x कौन था, 4g1x इज इक्वल टू कितना, x²। तो भैया ये g1x का एरो डायग्राम हमने बना दिया, ये g1x का एरो डायग्राम बनाने जा रहे हैं। g1x का एरो डायग्राम ये x² है आपका स्टूडेंट्स, x कितना है, x आपके पास में x² है, तो 0 है 1 है और 2 है, ओके। अब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x² में 0 आएगा, 1 पुट करने पे 1 आएगा, और 2 पुट करने पे कितना आएगा, 4 आएगा, ये हो गया आपका, है ना। सेकंड आपके पास में, सेकंड को भी यही बना देते हैं, 4g2x कितना है 3x। भाई स्टूडेंट्स देखना ध्यान से, ये g2x का मैं एरो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर, है ना, तो इसको ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझना। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू आपके पास में ये तो है स्टूडेंट्स आपका 3x, ये 3x है, ठीक है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक है 10 तक, ये 10 तक भैया। पुट करो 2 को पुट करने से 6 आ गया है हमारे पास में, 3 को पुट करने से आपके पास में 9 आ गया है,
और 4 को पुट करने से आपके पास में कितना आ गया है, 12 आ गया है, और लास्ट के 10 को पुट करने से कितना आ जाएगा, 30, है ना। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 30 आ गया, ठीक है। चलो सर टेढ़ा हो रहा है भैया, हाँ ये इसको पुट करने से कितना आ गया, 30, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास में देखो बेटा 4gx के लिए क्या होगा, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आप भी देखेंगे कि देखो 0 का कनेक्शन किससे, 0 से, 1 का किससे, 1 से, 2 का किससे, 4 से, और 2 का किससे, 6 से। अरे भाई ये क्या हो गया, 2 का 4 से और 2 का 6 से, एक एलिमेंट की 2 आपके पास में रिलेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे 3 का 9 से था और यहाँ पे भी 3 का 9 से था, दोनों के अंदर 3 आ रहा था, बट दोनों का जो 3 था वो किससे रिलेशन था, 9 सेम था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये वाला एलिमेंट 2 4 से है और इसमें जो 2 आ रहा है वो आपके पास में किससे है, 6 से। तो भैया ये तो गड़बड़ी वाली बात हो गई। इट मीन्स 4fx हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इज रिलेटेड टू 4 एज वेल एज 2 इज रिलेटेड टू 6 आर नॉट पॉसिबल। भैया ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल according to function. Therefore gx is not a function. gx आपका फंक्शन नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स आप पहले क्या करेंगे, मैंने तो थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, आपको क्या करना है, ये आपने बना दिया, इसकी बात खत्म होगी, gx में आ गए, इसके लिए एरो डायग्राम बना दिया, इसके लिए एरो डायग्राम बना दिया। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों का मिला करके एक कंबाइंड एरो डायग्राम ऐसा बनाना है जिसमें 2 का एक तो 4 से कनेक्शन दिखाओगे और 2 का किससे कनेक्शन दिखाओगे, आपके पास में 6 से। तो 2 के 2 कनेक्शन, जैसे 2 का एक तो 4 से हो गया है और 2 एक दूसरा किससे आएगा, 6 से। तो इसका कंप्लीट एरो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, मैंने तो डायरेक्ट लिखी है। तो उसके बाद आपके पास में ये क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट, जिसके अंदर आपको 2 फंक्शन थे, एक fx था और एक gx था, जिसको आपको बताना है कि fx तो जो स्टूडेंट्स है वो है आपका फंक्शन और gx जो है वो आपका फंक्शन नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन जिसके अंदर fx और gx के बारे में पूछा जाएगा, आपको वो बताना है कि fx फंक्शन है कि नहीं है, gx फंक्शन है कि नहीं है। ओके, तो बहुत सिंपल सा आपके पास में, आप समझेंगे तो आपके पास में सारी चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना कोई हार्ड कंसेप्ट भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, पहले एरो डायग्राम बनाना है, एरो डायग्राम बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ओके, चलते हैं स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। के सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज चल रही है सेकंड क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके पास में समझना है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो नाउ वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है, बहुत सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है आपका सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। ओके, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास में ये कह रहा है कि आपको एक fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन होने के बाद आपके पास में आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए जो गिवन वैल्यू है उसको फाइंड करनी है कि ये जो गिवन वैल्यू है वो कितनी होगी। fx इज इक्वल टू आपको एक सिंपल सा फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, है ना, बहुत सिंपल सा है आपके पास में, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। और उस सिंपल सी कैलकुलेशन को आपके पास में आप सिंपल से तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आपके पास में आपका जो क्वेश्चन है, आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, fx इज इक्वल्स टू जो आपको गिवन है उसको देखना है कि fx इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या है। fx इक्वल्स टू हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अरे भाई कहाँ गया, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भैया, फाइंड f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये अपने को फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड f 1.1 माइनस 1, f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 आपके पास में फाइंड करना है। तो भैया क्या क्या चाहिए आपको, f 1.1 चाहिए, तो आपके पास में देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, f 1.1 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1.1, देखो 121
आपके पास में, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। F1 भी चाहिए आपको, F1 भी निकालो भैया, F1 है ना स्टूडेंट्स, देखो F1 चाहिए, तो F1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, तो F1 कितना हो जाएगा 1। दो वैल्यू दोनों को आपको इसके अंदर पुट करना है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, देखो बेटा F1.1, 1.1 कितना आ गया 1.21 माइनस F1 कितना आ गया 1, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में आगे F नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचा, ये बचा 0.1, ऊपर कितना बचा 0.21 अपॉन 0.1 बचा, ये ना सिंपल सा, देखो 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 1.21 में से, तो 0.21 बचा अपॉन 0.1 बचा, ठीक है। तो आपके पास में इसको हटाएंगे तो आपके पास में डिवाइड में 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 21/10 आएगा, जिसको आप क्या लिखेंगे 2.1, सीधी सीधी बात है। तो 2.1 जो है आपके पास में स्टूडेंट्स, वो आपका बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है, बहुत सिंपल सा था, इसे सिंपल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द डोमेन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करो भैया, फाइंड द डोमेन फाइंड करो, फाइंड द डोमेन, किसका डोमेन फाइंड करो। देखो आपके एक क्वेश्चन दे रखी है आपके पास में, f(x) इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमें दे रखा है डोमेन फाइंड करने के लिए, f(x) इज इक्वल टू x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12, ये डोमेन फाइंड करने के लिए हमें दे रखा है कि इसका डोमेन फाइंड करो। तो स्टूडेंट समझेंगे कि जब हमें डोमेन फाइंड करना है, रेंज नहीं पूछी है, रेंज अगर पूछता तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है ना, रेंज बहुत अलग तरीके से निकलेंगे। अपने को पूछा है डोमेन की, डोमेन कैसे निकालना है, तो अगर डोमेन निकालना है इसका, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब जो फ्रैक्शन के आपके पास में एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी कौन सा है, ये एल्जेब्रिक है, XY की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक है, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन है, तो उसका डोमेन कैसे फाइंड करना है। डोमेन क्या था, डोमेन हमने स्टूडेंट समझा था कि एक वो वैल्यू x की जिसको अपन पॉसिबल वैल्यू, जिसको पुट करने से हमारे पास में इस फंक्शन का कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा दिमाग अपन ने चलाया, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स थे और हमने थोड़ा सा दिमाग चलाया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चलाया हमने। तो उसको चलाने से क्या हुआ, उसको चलाने से आंसर निकल गया भैया, चलाने से क्या हो गया, आंसर निकलेगा। दिमाग चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं आएगा भैया। ओके, तो आपके पास में बेटा हमने x² - 8x + 12 आपके पास में लिया है। हमें पता है न्यूमरेटर में तो x की वैल्यू कुछ भी आओ भैया, इन्फिनिट तो वैसे पुट नहीं कर सकते हम, इन्फिनिट के अलावा कोई भी वैल्यू अगर x की जगह हम पुट करेंगे तो इसका मतलब है न्यूमरेटर तो हमेशा सॉल्व होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू में देता हुआ जाएगा ही जाएगा, चाहे पहले आप 0 पुट कर लो तो भी 1 मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो न्यूमरेटर देगा। जो हमारा प्रॉब्लमेटिक करेगा वो कौन है, वो डिनोमिनेटर है, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया ना तो इसका कुछ काम ही नहीं है, सब कुछ खत्म है ये तो, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो डोमेन है, मतलब हमें जो x की वैल्यू पुट करनी है उससे कौन अफेक्टेड होगा, आपका डिनोमिनेटर अफेक्टेड होगा, क्योंकि जो वैल्यू आप पुट करोगे न्यूमरेटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूमरेटर ने कहा भैया देखो कुछ भी आओ, हमने तो कुछ ना कुछ आंसर देना ही देना है। और डिनोमिनेटर ने कहा कि भैया देखो कुछ ना कुछ का आप कुछ भी पुट करोगे, आंसर की उम्मीद मेरे से मत रखना, कुछ भी हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो मेन जो आपका डिनोमिनेटर जो यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, तो इस डिनोमिनेटर के अंदर x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और जो x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं वो अगर पता चल जावे तो हम कहेंगे कि भैया इसको पुट मत करो, बाकी सबको पुट कर दो। ये x की वैल्यू में पता चल गई कि इसको पुट करने से ये तो नॉट डिफाइन हो रहा है, डिनोमिनेटर में सारा सब कुछ 0 बन रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब इसको पुट मत करो। आप दुनिया में जितनी वैल्यू है वो पुट करो, पर इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इन दोनों को पुट करने से हमारा जो फंक्शन है वो आपके पास में खराब हो रहा है, वैल्यू नहीं निकल रही। तो हमने कहा कि भैया डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर की वो वैल्यू निकाली जिसको हम पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको पुट करने से ही पूरा कितना बन जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा, तो भैया हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। तो x² - 8x + 12 को हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है वो हमने कहा कि भैया नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो कबाड़ा हो गया, ऐसे काम का ही नहीं है। तो आपके पास x² - 8x + 12 है, तो हमने देखा भैया ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है भैया, अभी भी पढ़ के आए हैं हम, तो इसको अपन स्प्लिट करेंगे। तो देखो भैया स्प्लिट करना है हमें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो 8 आना चाहिए, और आपके पास में मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई सब 12 आना चाहिए। तो हमने कहा आपके पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन 8 तो 6x - 2x का ही आता है भैया, जिसको आप एडिशन करने पर 8x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पर आपको 12x मिलेगा। हमने x तो फटाफट से कॉमन ले लिया, x - 6 बचा, हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0 बचा है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई, x - 6 x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 6 और x इज नॉट इक्वल टू 2।
मतलब ये हो गया कि आप x की जगह आप 2 पुट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, आप इस x की जगह 6 पुट नहीं कर सकते, आप इस x की जगह 2 पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को हमने पुट कर दिया तो ये बेचारा आउट हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाएगी। 2 पुट करते ही आपके पास में देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 + 12 कितना 16 और 8 × 2 कितना 16 - 16, सब कुछ खत्म, एंड दी एंड, पिक्चर खत्म, नॉट डिफाइंड, काम ही खत्म। इसलिए हमने कहा कि हम x की जगह 2 नहीं पुट कर सकते, x की जगह हम स्टूडेंट 6 पुट नहीं कर सकते। तो हमने कहा और क्या पुट कर सकते हो भैया, इन दोनों को छोड़ के दुनिया में सब कुछ पुट कर सकते हैं। और जब दुनिया में सब कुछ की बात आती है तो हम भैया सब कुछ को मैथमेटिक्स में कहते हैं माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, ये होता है हमारा मैथमेटिक्स का सब कुछ। तो भैया हम यहाँ पे 2, 6 सब कुछ पुट कर सकते हैं, सब कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या पुट नहीं कर सकते, हम 2 और 6 पुट नहीं कर सकते, बाकी हम सब पुट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जो डोमेन होने वाला है हमारा वो माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट तक सभी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 2 और आपके पास में 6, मतलब इसका मतलब ये हो गया बेटा 2 और 6 को छोड़ करके आप सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस साइन का मतलब एक्सेप्ट और इन दोनों को हटा करके। माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट को आर कहते हैं और ये हो जाएगा 2 से 6 तक, और ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा डोमेन। ये हो गया हमारा डोमेन 2 से लेकर के कहाँ तक 6 तक। तो 2 से 6 तक हमारे पास में डोमेन हो गया कि 2 और 6 को छोड़ करके आर में से जो भी पुट करेंगे हमारा डोमेन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो उसमें से डिनोमिनेटर को लेना है, नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना है, x और y जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको आर में से रिमूव करके लिखना है, एक्सेप्ट करके लिखना है। तो इट्स अवर डोमेन, तो इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट्स अवर क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों वैल्यू फाइंड करनी है कि भैया आप इसकी डोमेन बताओ और आप इसकी रेंज बताओ। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, डोमेन और रेंज के आपने पढ़े भी हैं, है ना, कोशिश भी की आपने। क्वेश्चन नंबर 4 की फाइंड डोमेन एंड रेंज, आप डोमेन फाइंड करें, रेंज फाइंड करें। किसकी भैया डोमेन और रेंज फाइंड करें? क्वेश्चन आपके पास में f(x) = गिवन है कितना, √(x - 1), √(x - 1) आपके पास में गिवन है। इस बेचारे क्वेश्चंस की आपको डोमेन फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन की आपको रेंज फाइंड करनी है f(x) = √(x - 1) की। तो बेटा f(x) = √(x - 1) की आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए भैया हमने ये सीखा है कि इसकी डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वो डोमेन है। क्या बच्चों x की जगह 0 पुट कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, क्योंकि x की जगह आपने 0 पुट किया तो आपका -1 हो जाएगा। सर ये तो रूट आ गया, नहीं कर सकते। -1 सर नहीं कर सकते, -2 नहीं कर सकते, -4 नहीं कर सकते, -5 नहीं कर सकते, -6 नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि सर माइनस इन्फानेट से लेकर के आप इसके अंदर 0 तक तो पुट कर ही नहीं सकते। क्यों? करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई करेंगे तो ये मर जाएगा, माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाना है। तो इसका मतलब ये हो गया भैया, क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ये x - 1। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f लिखेंगे। df का मतलब डोमेन ऑफ f है ना, df भी लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ f आपके पास में क्या होगा कि इसकी जगह आप माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 0 तक पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पुट करने से कितना हो जाएगा, -1, -1 पुट करने से -2, -2 पुट करने से -3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, आगे वाली वैल्यू को हटा करके पीछे वाली पुट कर लो ना। कहाँ से? 1 से लेकर पुट करो ना आप, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो हमने कहा कि 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक आप पुट कर लो, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगा। तो आपके पास में जैसे ही आपका क्वेश्चन आ गया तो आपने एक लाइन में आंसर लिख दिया, ये थोड़ा सॉल्व भी करे, है ना। 0 पुट किया, दैट इज 0 - 1 √(-1), जिसको लिखा नॉट पॉसिबल, है ना। थोड़ा ऐसे पुट करके भी दिखाए तो अच्छा लगता है आपके पास में स्टूडेंट्स। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा कितना, 0। 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, दैट इज √(1), है ना, दैट इज 1। आप इसको 3 पुट करें तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, √(2). आप इसको -1 पुट करें तो दैट इज आपके पास में -1 कितना हो जाएगा, √(-2). आप इसका लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ओके, तो फिर उसके बाद आप इसको इजीली लिख सकते हैं। कम से कम 3-4 वैल्यू पुट करें तो आपके पास में ये हो गया डोमेन। आई बात समझ में? चलते हैं रेंज की तरफ। R ऑफ f मतलब रेंज ऑफ f, है ना। फंक्शन की रेंज को R ऑफ f कह सकते हैं, रेंज। अब देखो भैया रेंज क्या होती है, रेंज हमने बार बार पढ़ी है, एक ही चीज़ को पढ़ा है बच्चों। क्या पढ़ा है?
जो आंसर आएगा वो रेंज है, जो आंसर आएगा वो रेंज है, जो आंसर आएगा वो रेंज है। आंसर कौन आ रहा है? आंसर कहाँ से आ रहा है? आंसर आ रहा है मिनिमम से मिनिमम आंसर आपको पहले लिखना है, फिर मैक्सिमम। 0 आ रहा है, 1 सर 1 भी आ रहा है, 2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। x की जगह 5 होगा तो 5 - 1 करेंगे तो 4, 4 का रूट 2, बिल्कुल 2 आएगा। 3 भी आएगा सर। तो इसका मतलब ये हो गया क्या? नेगेटिव आएगा? कभी नहीं आ सकता नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर है, किसका? x - 1 का आंसर हमेशा कहाँ से? 0 से इन्फिनिट तक। तो ये तो हो गया आपका डोमेन और ये हो गया रेंज। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने डोमेन निकाल दिया कि आपके पास में ये होगा, आपने रेंज निकाल दी कि रेंज आपके पास में ऐसी होगी, तो डोमेन और रेंज आ गई, हो गया काम। तो कुछ वैल्यूज जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आप पुट कर लेते, तो आपको रेंज निकले कि ये सबसे आपको मिनिमम वैल्यू लिखनी पड़ती है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? डोमेन में भी सेम ऐसा है कि मिनिमम वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। तो दैट्स अवर डोमेन। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अपन आपको देंगे अपन होमवर्क के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ ट्राई करें, वो भी ऐसा ही है आपके पास में। ओके, उसको भी समझना है ना। रूट की जगह उसमें के अंदर मॉडुलस ऑफ x - 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका है ना, आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 5 ये HW में जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, लेकिन करना जरूर है। ओके, करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, इज f एक बड़ा छोटा फंक्शन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन दे रखा है। f इज इक्वल्स टू, ऐसा किया हुआ है, एक ब्रैकेट बना रखा है अपने पास में सेट वाला, फिर उसके बाद में एक x दे रखा है, x² अपॉन 1 प्लस x² दे रखा है बच्चों। फिर ये कह रहा है आपके पास में, क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, ओके, बी अ फंक्शन। अरे भैया ये कह रहा है फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक? R इंटू R। बहुत ही बढ़िया कह रहा है फंक्शन है। डिटरमाइन रेंज, ये कह रहा है कि RF क्या होगा, डॉट RF इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि रेंज फाइंड करो कि रेंज क्या होगी आपके पास में स्टूडेंट्स की। अगर आपके पास में ये आपका फंक्शन है x, x² अपॉन 1 प्लस x², x बिलोंग्स टू आपके पास में R है, R का मतलब रियल नंबर। तो आपको ये बताना है कि ये क्या होगा, इसकी रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज क्या होगी, है ना। इसकी रेंज निकालनी है आपके पास में कि इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज निकालेंगे अपने पास में कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो भैया देखो सीधी बात है, हमारा फंक्शन क्या होता है? हमारा फंक्शन तो ये होता है सर कि एक x होता है और एक y होता है। हमारे क्या होता है? x y कह देते हैं, कॉमा यहाँ पे सच दैट आपके पास में है ऐसा कुछ, है ना, x बिलोंग्स टू R है, ऐसा कुछ फंक्शन है आपके पास में। ये x होता है, ये y होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कुछ दे रखा है, मतलब x की जगह तो x है बेचारा, y जो होता है उसकी जगह कौन है? इस y की जगह कौन दे रखा है? इस y की जगह दे रखा है स्टूडेंट x² अपॉन 1 प्लस x²। तो हम डरते नहीं किसी से भी, है ना, डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से हमने तो यही सीखा था, हमारे सर ने तो यही सिखाया था कि भैया एरो डायग्राम बना दो। अगर आपने एरो डायग्राम बना दिया तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि डोमेन कौन है, रेंज कौन है आपके पास में। इसका हम एरो डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम एरो डायग्राम से कर सकते हैं बड़े इजीली से और सिंपल से तरीके से समझेंगे। x कौन है? x तो सर r है। r का मतलब माइनस इन्फानेट से लेकर के, समझेंगे बड़ी बात को, इन्फानेट तक ये है आपका r। ये तो हो गया x, जिसको आप x कहते हैं, है ना। ये तो सीखा था, x को यहाँ लिखते हैं। y कौन है? ये y है सर, लेकिन y कौन है? y एक्चुअल y कौन है? x² अपॉन 1 प्लस x²। सर ये हमारा एक्चुअल y है, ये आपका फंक्शन है y सेकेंड वाला। इसका मतलब वैल्यू इसमें पुट करनी है। हाँ बिल्कुल, वैल्यू उसी में तो पुट करनी है। देखो भैया पुट करो, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ वैल्यू पुट करेंगे, सारी तो इन्फानेट तक तो कब करेंगे, नहीं तो पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर एक ही आंसर होने वाला है। -1 पुट करके देखेंगे कि ना, माइनस प्लस 0 जो भी आपके पास में वैल्यू है, 2-3 वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 भी कर लेंगे, इधर से माइनस का 2 भी कर लेंगे ना, बाकी भैया रहने दो। इतनी सी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पुट कर लेते हैं माइनस के 1 से, या फिर सबसे पहले अपना फेवरेट कौन, 0 से चलते हैं। 0 से चलते हैं, आपके पास में 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करने से क्या आएगा? 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 0 अपॉन समथिंग कितना? 0। ये तो भैया खत्म खेल, कहानी खत्म, 0 बस। -1 पुट करो। -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। भाई -1 का स्क्वायर 1
और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, कितना आ जाएगा 1/2। -1 पुट किया तो ये चला भैया 1/2। 1/2 आर में होता है क्या, इसमें 1/2 आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है सर 1/2 तो कोई सी वैल्यू होती है ना, क्यों नहीं होती है। जब -2 पुट करेंगे, समझना -2 पुट करने से क्या होगा, -2 पुट करेंगे तो देखो -2 पुट करने से कितना होगा, -2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 तो 4 अपॉन कितना आ गया 5। तो भैया जब आपने -1 पुट किया कितना आया 4/5। चलो 1 पुट करो, 1 पुट कर सकते, 1 पुट करो ना, 1 पुट करो 1/1 प्लस 1, तो सर ये 1 पुट करने पर भी 1/2 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। 2 पुट करने पर कितना आ रहा है सर, 2 पुट करने पर भी 4/5 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। सर कुछ वैल्यू इस तरीके से हमें दिख रही है, 0 आ गया, हाफ आ गया, 4/5 आ गया। चलो एक और पुट करें 3 पुट करो, -3 पुट करो, बात बराबर ही है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो 3 में भी वही आएगा। 3 पुट करके देख लेते हैं भैया कुछ अलग वैल्यू आ रही है क्या। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 प्लस आपके पास में 3 + 1 10, तो सर जब हमने 3 पुट किया तो ये वैल्यू तो हमारे पास में कितनी आ रही है 9/10। ये भैया 9/10 कहीं ना कहीं तो होगा इसके अंदर 9/10। सर ये तो 9/10 आ रहा है, इससे क्या, इससे इस डायग्राम को देखने से कुछ रिजल्ट निकला है क्या। इस डायग्राम को देखने से, इस एरो डायग्राम को देखने से हमें एक रिजल्ट ये निकला है, क्या निकला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है, शायद आपको दिख भी गया होगा। क्या रिजल्ट निकल गया है, रिजल्ट ये निकल गया है स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइट माइनस वाले से, मतलब -∞ से लेकर के +∞ तक अगर आप कोई सी भी वैल्यू पुट करते हो, कोई सी भी एनी वैल्यू आप पुट करते हो, तो उस वैल्यू को पुट करने से क्या होगा, हमेशा आपका जो आंसर है वो कितना होगा 0 और उससे कम आएगा। आप चाहे 100 पुट करके भी देख लो, क्योंकि न्यूमरेटर तो है छोटा, आप कंसेप्ट को समझो, न्यूमरेटर तो है छोटा और डिनोमिनेटर कितना है बड़ा है। न्यूमरेटर तो x² है, डिनोमिनेटर कितना है 1 + x²। अरे भैया न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हमेशा डिवीजन 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, चाहे दुनिया में कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि न्यूमरेटर एक 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो हमेशा और हमेशा आंसर आएगा मैक्स टू मैक्स कितना होगा आपके पास में, आपके पास मिनिमम से मिनिमम तो हो गया 0 और मैक्स टू मैक्स कितना होगा 1 से कम। 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1 प्लस आ गया, एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में आ गया तो आपका आंसर 1 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो रेंज है आपके पास में अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम जो आपके पास में लिखेंगे कि आपके पास में देयरफॉर एरो डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है ना, देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू RF इज इक्वल्स टू 0 तो आ रहा है बहुत ही बढ़िया, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे 0 पे तो बनाएंगे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे बनाएंगे ओपन ब्रैकेट। रेंज आ गई है RF इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 तक, और यही बच्चों क्या था आपका आंसर था। समझना है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास में इसकी रेंज, इसकी डोमेन बताइए, तो रेंज हमने बता दी है। डोमेन क्या है इसका, अगर कोई बच्चा पूछे इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो सर हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, तो सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब R इसका डोमेन हो गया, और इसकी जो हमने रेंज निकाली है वो कितनी है 0 से लेकर के 1 तक। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 था, जो बहुत ही आपके पास में सिंपल सा था, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में लिखा हुआ है f एंड g। f एंड g बेटा दो फंक्शन है ना, f और g दो फंक्शन है, R से R में डिफाइन किया गया है। fx इक्वल्स टू x+1 एंड gx इक्वल्स टू 2x-3 है। अपने को फाइंड करना है f + g, f - g एंड f/g, ये तीन चीज़ें अपने को फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले अपन इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है a पे f + g, तो आपको क्या करना है सिंपल सा x+1 ये हो गया f और g कितना है 2x-3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3x और ये अपने पास में -2, तो ये हो जाएगा 3x-2। तो ये x + 2x 3x और इसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -b है आपके पास में f - g, f कितना है x+1 और -g कितना है 2x-3। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x - से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा, तो बेटा ये प्लस का 4, माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का 4। और c जो है आपके पास में स्टूडेंट्स वो क्या था f/g आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो f/g
मतलब x प्लस 1/2x माइनस 3 आपका फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको लिखना क्या है कि आपके पास में आपको ये लिखना है कि आपके पास में आपका जो फंक्शन है उसके अंदर जो x है दैट्स बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 3/2। मतलब इसकी वैल्यू आपको पता है ना कि 3/2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 3/2 पुट करेंगे x की वैल्यू अपने पास में अगर 3/2 पुट करेंगे तो 3 - 3 0 नॉट डिपेंड। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर आपके पास में कि एक f प्लस जी आ गया, एक f माइनस जी आ गया और एक क्या आ गया f/g। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में कि जिसके अंदर आपको इस तरीके की वैल्यू थी जो अपने को सॉल्व करनी थी। ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, बहुत सिंपल सा, इसमें केवल आपको प्लस करना है, माइनस करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपके पास में ये है कि अपने को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को स्टूडेंट्स ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 अपने को ये कह रहा है लेट f इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 टू बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z। ये कह रहा है कि टू बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z में आपके पास में एक फंक्शन है fx जो डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से है, ax प्लस b की फॉर्म में आपका fx डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स, ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमाइन a एंड b। ये कह रहा है कि a एंड b क्या है, a और b इंटीजर है, उसकी वैल्यू क्या होगी ये आप बताओ कि इस a और b की वैल्यू क्या होगी। समझ लें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है स्टूडेंट्स इसका, है ना, बहुत ही सिंपल सा कि fx इक्वल्स टू कितना है ax प्लस b। fx इक्वल्स टू ax प्लस b स्टूडेंट्स, मतलब हम इसको y कहते थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल्स टू कितना है ax प्लस b। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन लिखा हुआ होता है, जैसे ये कोई वैल्यू लिखी होती है, ये x, y की फॉर्म में लिखी होती है, x, y की फॉर्म में आपकी कोई वैल्यू लिखी हुई होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फर्स्ट वैल्यू ये तो सारी x है और सेकंड वैल्यू जो लिखी हुई है वो क्या है, सारी y है। तो 4 हमने कहा कि 1, 1 के लिए अपन लिखते हैं तो y भी 1 है और x भी 1 है इंटू 1 प्लस b, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, चलते हैं दूसरे आपके पास में, दूसरे और अपने को वैल्यू निकलते हैं 4, सेकंड कोई सी वैल्यू ले लेते हैं 2, 3 ले लेते हैं 3, x इज इक्वल्स टू 2 है और y इज इक्वल्स टू कितना बच्चा 3। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 था और y इज इक्वल्स टू भी 1 था। ओके, चलो भैया y इज इक्वल्स टू 3 पुट कर लेते हैं हमारी जो इक्वेशन है इसके अंदर, तो 3 इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस b आ जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2a प्लस b आ जाएगा। तो हमारे पास में एक इक्वेशन सेकेंड है और इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करना तो हमने छोटी क्लासों से सीखा है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपके पास में, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू तो 1 आ रहा है, इक्वेशन आपके पास में सेकेंड थी, और ये आ रहा है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन थर्ड थी। सिंपल सी बात है, ऐसी इक्वेशन तो हमने बहुत छोटी क्लासों से सॉल्व करते आए हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस सब्ट्रैक्शन कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया, 2 - 3 कर दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया माइनस का a और ये हो जाएगा आपके पास में कितना माइनस का 2। तो a इज इक्वल्स टू तो स्टूडेंट्स आ गया आपके पास में 2, सीधी सीधी दिख रहा है आपको। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का ये तो कट जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2। और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखो भाई क्या है, इसकी जगह अगर आप 2 पुट करोगे 2 उधर जाएगा तो a आपके पास में a की जगह 2 पुट करोगे तो 2 उधर जाएगा तो b की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -1। तो a और b निकालनी थी, 2 और -1 दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स इंटीजर वैल्यू है, दोनों के दोनों अगर इंटीजर वैल्यू है तो हमारे पास में आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 8, जिसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से करना था। तो b की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है -1 और a की वैल्यू आ गई है 2। ओके, तो आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन था, तो हमने a और b को डिफाइन कर लिया। ओके, a और b की वैल्यू निकालनी थी, a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास है -1, तो ये हमारे पास में हो गया। ओके, तो f हो गया हमारे पास में, फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइन कर रखा था, fx और फंक्शन इंटीजर डिटरमाइंड a और b हमने फाइंड कर लिया। ओके, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है ना, कि क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 8 किया था वैसा का वैसा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास में, है ना, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझना है, समझने जैसी बात है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर एक रिलेशन है किसके अंदर, एन टू एन में। आर एक रिलेशन है बेटा एन टू एन में, और आर जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये आपका रिलेशन है। आर द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है आपके पास में बताना है कि फॉलोइंग ट्रू है, कौन सा ट्रू है। पहला ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन। सेकेंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज का मतलब रिजल्ट निकलता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि बी ए बी बिलोंग्स होगा आर से, है ना। इम्प्लाइज मतलब इससे ये रिजल्ट निकलता है ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या आपके पास में ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। और सी कह रहा है आपके पास में ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन इम्प्लाइज क्या इन दोनों से आप ये कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहा है ये ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, ये इम्प्लाइज करना है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, हर एक केस में आपको आपका आंसर जस्टिफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे लिखना है हमें सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास में क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बिलोंग्स टू आपके पास में जो नेचुरल नंबर है, तो क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये अपने को बताना है। तो देखिए कैसे, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि अपने आप लिखेंगे आपके पास में बाय गिवन आर। आर क्या गिवन है, आर लिख लिया हमने, क्या गिवन है भैया, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन है, ए बी बिलोंग्स टू एन है, एंड ए इज इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर है। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपके पास में बताना है फोर किसके लिए भैया, फोर पहला बताना है कि ए कॉमा ए के लिए, मतलब समझना कि ए और बी होता है स्टूडेंट्स, तो बी की जगह आपके पास में ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह बी कौन है, ए, तो आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए कॉमा ए सच दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो सकता है क्या, हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए। सर 1 और 1 पुट कर लो तो 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, हमारा आंसर हो गया, नहीं, एक के लिए नहीं। यूनिवर्सल रिलेशनशिप होना चाहिए, यूनिवर्सल का मतलब जो सभी के लिए ट्रू हो वो रिलेशनशिप होना चाहिए। तो क्या ऑलवेज ए स्क्वायर को ए स्क्वायर आपके पास में होगा, तो हम लिखेंगे आपके पास में ये ऐसा रिलेशन हो गया आपके पास में ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया है, तो हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी, नॉट पॉसिबल फॉर एवरी रिलेशन, है ना, सभी। देयरफॉर क्या होगा, ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आपके पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, देयरफॉर आपके पास में इट इज, या फिर देयरफॉर गिवन रिलेशन इज फॉल्स। गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका फॉल्स हो जाएगा, गिवन रिलेशन आपके पास में फॉल्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट के लिए था। सेकेंड, और आपके पास में सेकेंड के लिए भी आप यही काम कर सकते हैं कि सेकेंड आपके पास में गिवन था। दूसरा क्या गिवन था बेटा, दूसरा गिवन था ए बी बिलोंग्स टू आर था फॉर ऑल आपके पास में, नहीं सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आपके पास में आर है, इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहा है ये, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। देखेंगे हमारे पास में बाय गिवन रिलेशन, बाय गिवन आर, देखो आर लिखो पहले, तो जो दिया हुआ ही था अपने को, क्या दिया हुआ था, ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन है एंड ए इज इक्वल्स टू बी। अब देखो बेटा ए और बी है, आपको ए बी की जगह तो ये लिखना था, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, और बी ए लिखो, मतलब पोजीशन चेंज करो, फॉर बी कॉमा ए, मतलब ए की जगह बी रखो, तो आपका आर कैसा हो जाएगा, आपका आर ये हो जाएगा बी कॉमा ए सच दैट बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, क्योंकि आपके पास में दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड गिवन रिलेशन इज फॉल्स, है ना। ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू होता तो हम कहते हैं हाँ यस ये दोनों ट्रू है, ट्रू नहीं है फॉल्स है, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। फिर सी वाला पार्ट, तो अपन कहेंगे कि आपके पास में क्या ये अगर ये ऐसा है तो क्या इंप्लाइज कर सकता है? इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिलेशन अलग आएगा, इसका रिलेशन अलग आएगा। सी में चलते हैं, सी में क्या गिवन है? ए बी बिलोंग्स टू आर है सी के अंदर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये दो रिलेशन अपने को दिए हो रहे हैं। दैट इम्प्लाइज, इन दोनों से इम्प्लाइज हो रहा है, इन दोनों से ये रिजल्ट निकल सकता है क्या? कौन सा? ए सी बिलोंग्स टू आर है इन दोनों से। तो चलो भैया एक एक करके निकालते हैं। फॉर ए बी के लिए आर तो हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है? ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट फॉर किसके लिए? सेकंड क्या था बेटा? बी सी, बी कॉमा सी, है ना। सेकंड बी सी आ गया, क्या हो गया? आर इज इक्वल्स टू बी कॉमा सी सच दैट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से या फिर आपके पास में डिवाइड करने से क्या ये रिलेशन ए सी वाला आ सकता है? ए सी वाला रिलेशन लाने के लिए क्या होगा कि ए इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? सी स्क्वायर आना चाहिए। ए सी का रिलेशन कब होगा भैया? ए बी का रिलेशन क्या? ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी सी का रिलेशन क्या? बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ए सी का रिलेशन कितना? ए सी का रिलेशन ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आएगा? ऐड करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? आ रहा होता तो लिख सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, बट यहाँ पे कोई सा नहीं हो सकता। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दैट नॉट इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, therefore relation is या given relation is therefore relation is false। मतलब तीनों के तीनों बेटा ए बी और सी तीनों के तीनों आपके जो रिलेशन है वो कैसे थे? तीनों के तीनों रिलेशन है बेटा स्टूडेंट्स आपके पास में कैसे थे? फॉल्स थे। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 को आपको किस तरीके से करना है कि आपके पास में कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको किस तरीके से करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ इस तरीके का था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलते अपने आगे क्वेश्चन अपने पास में 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है और किस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन के आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, ओके देखते चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना था। इंप्लाइज होते तो ठीक है, नहीं होते तो आप मना भी कर सकते थे। ओके, तो तीनों के तीनों आपके पास में फॉल्स थे। चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से करना है समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे तो आंसर बड़े इजीली से आएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये कह रहा है कि आपके पास में एक ए दे रखा है, बी दे रखा है। आपको बताना है कि रिलेशन आपके पास में फंक्शन है कि रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, let b is equals to 1 5 9 11 15 16 और f आपको डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स। f डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है? f देखेंगे 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 ये अपने को डिफाइन किया गया है। तो आपको बताना है कि f क्या है। f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखते हैं भैया, अभी प्लॉट करके पता चल जाएगा कि भैया रिलेशन है कि फंक्शन है। f आपके पास में एक a था, ये b था। फटाफट से हमने जैसे ही फंक्शन और रिलेशन की बात हुई हमने कहा कि भैया एरो डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आता है हमें। 1 2 3 4 इधर लिख दिया, 1 5 9 11 15 और 16 हमने इस तरह से लिख दिया। चलते
इसके अकॉर्डिंग 1 को 5 से कनेक्ट करो भैया, ये 1 को हमने 5 से कनेक्ट कर लिया, 2 को 9 से करो, ये भैया 2 को 9 से लो भाई, 3 को 1 से करो, ये 3 को 1 से चलो भाई, 4 को 5 से करो, 4 को भी 5 से कर दिया हमने, ठीक है बस। और 2 को 11 से करना है, ये 2 को 11 से कर दिया, ये 2 को 11 से कर दिया और काम बिगड़ गया। 4 को 5 से किया तब तक तो बात सही थी कि 2 एलिमेंट मिलकर के एक से कनेक्शन हो सकते थे, लेकिन इस 2 वाले ने 2 को 9 से भी कनेक्ट करना है और स्टूडेंट्स 2 को 11 से भी कनेक्ट करना है भैया, ये बात तो हमें हजम नहीं होती है। तो क्या हो गया कि जो 2 जो आपके पास में है वो 9 से भी रिलेशन में है, 2 को 11 से भी रिलेशन में है, तो हम कहेंगे कि आपके पास में ये जो बनाया है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है आपके पास में हम लिखेंगे कि F इज अ रिलेशन। भैया रिलेशन तो किसी को भी कह सकते हैं, रिलेशन है ना, F इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B बट नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A to B। A से B में फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, बिकॉज क्यों भैया, बिकॉज 2 इज रिलेशन विथ 9 एज वेल एज 2 इज रिलेशन विथ 11। 2 9 से भी रिलेशन में है बेटा, 2 11 से भी रिलेशन है, 2 इज रिलेशन विथ रिलेटेड विथ 9 एंड एज वेल एज 2 इज रिलेटेड टू विथ 11 इज, या फिर R भी लिख सकते हो, 2 एलिमेंट है तो R not according to function is not according to the function लिखो, या फिर not according to the definition of function, ये भी आप लिख सकते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपके पास में जो गिवन एफ है वो आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि आपके पास में ये सारे एलिमेंट रिलेटेड है तो रिलेशन तो कह सकते हैं बट नॉट फंक्शन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स 2 के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। तो ये देखो 3 आपके पास में 1 से हो रहा है, 4 5 से हो रहा है, 1 5 से, 2 जाकर के 1 से कनेक्शन हो सकते हैं, 2 से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपके पास हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ी थी ये सब सारी चीज़ें। चलते आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आई होप सो सभी को, है ना। फिर भी अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप मेरे से वापस पूछ सकते हो। ओके, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, सेम काम करना है जो भी किया हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये काम करना है कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है z क्रॉस z में, मतलब z टू z में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है फंक्शन डिफाइन ऑन सबसेट ऑफ z क्रॉस z, और f आपके पास में किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ तो आपके पास में गिवन है ए बी, है ना, कॉमा a प्लस बी, मतलब x की जगह तो a बी है और y की जगह स्टूडेंट्स a प्लस बी है, सच दैट a b बिलोंग्स टू z इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, है ना। जस्टिफाई योर आंसर कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, z टू z में बेटा ये फंक्शन है या नहीं है, ये अपने को बताना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो भैया हमने तो बहुत आंसर जस्टिफाई किया है, ये क्या बड़ी बात है। चलो भैया, ये रहा हमारा एरो डायग्राम, ये रहा एरो डायग्राम का दूसरा सर्कल। ये कह रहा है कि यहाँ ए बी लिखो और यहाँ लिखो a प्लस बी। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि हम अगर फंक्शन कौन सी फॉर्मेट में होता है, ये होता है x, y, अभी तो देखा, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। x को तो अपन यहाँ लिखते हैं और y को यहाँ लिखते हैं, मतलब x की जगह तो आपका a b है और y की जगह कौन है, a प्लस बी। आई बात समझ में, x की जगह a b है और y की जगह कौन है, a प्लस बी। अब देखो बेटा किससे किस में डिफाइन किया गया, z टू z, मतलब आपका पहला एलिमेंट भी कौन है, z है, दूसरा एलिमेंट भी कौन है, z है। ये आपका फंक्शन डिफाइन किया इधर से इधर f। भैया देखते हैं इट्स अ फंक्शन और नॉट। z का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट पर ऑल नॉन फ्रैक्शन वैल्यू, z का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक ऑल नॉन फ्रैक्शन वैल्यू, जिसको अपन क्या कहेंगे, z कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा z। अब क्या होगा, अब देखो भैया फंक्शन का रिलेशन ऐसे देना, इधर से a भी आएगा उधर से a प्लस बी आएगा, समझ में आ गई बात। इधर से a बी और उधर से कौन, a प्लस बी। इधर से तो आपको a भी लेना है और उधर से कौन लेना है, a प्लस बी। बात समझना, x कौन है, x है a b, मतलब जो रिजल्टेंट a b आएगा उसको तो x कहेंगे और a प्लस बी की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसके पास में अपन z कहेंगे। कैसे समझना, फॉर एग्जाम्पल हमने a इज इक्वल टू लिया 0, है ना, और b इज इक्वल टू लिया 1, तो इधर तो कितना आएगा a b कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 दैट्स 0, और उधर कितना हो जाएगा a प्लस बी कितना 0 प्लस 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स 1। समझ में आ गई बात, a b
तो ए बी आपके पास में कितना है, ए बी आपके पास में हो रहा है 0, समझना, ए बी कितना हो रहा है 0, तो और ए प्लस बी कितना हो रहा है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास में यहाँ से हमने 0 लिया है तो उधर से कौन आएगा, इधर से आएगा आपका 1, है ना। हम डायरेक्ट रिजल्टेंट वैल्यू का एरो डायग्राम बना रहे हैं, समझना बात को, है ना, डायरेक्ट आपके पास में। या फिर अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ए बी की वैल्यू आपके पास में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 और 0 मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी 1 बना रहे हैं, समझ में आ गई बात। आप ऐसे भी डायरेक्ट, आप ए प्लस बी का रिजल्टेंट वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और 0 मिलकर के क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, ठीक है। अब चलते आगे की तरफ कि हमने a इज इक्वल टू तो 0 ही रखा स्टूडेंट्स और b इज इक्वल टू ले लिया 2, तो ये कितना हो गया, a इंटू बी मतलब 0 इंटू 2 कितना हो गया 0। इधर आ जाओ, a प्लस बी 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 हो गया। आई बात समझ में कि आपके पास में क्या हो रहा है कि आपके पास में 0 तो इधर से हो रहा है और उधर से कितना हो रहा है 2, मतलब 0 और 2 मिल करके क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। तो आपके पास में 1 है, इसके नीचे 2 है, तो हमने कहा कि भैया ये और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे कि इसको अपने पास में हम इस तरीके से कर देंगे कि आपके पास में ये जो था, तो ओके, तो देखो इसको अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देते हैं, है ना। कैसे सिस्टमेटिक बनाते हैं, देखो ये आपके पास में एरो डायग्राम था, हमने 0 कब आया, a इंटू बी पहला 0 कब आया था, जब आपने a 0 और b को 1 रखा, तो इधर से तो हमने पुट किया 0, तो उधर से a प्लस बी आपके पास में आ गया था स्टूडेंट्स 1, तो ये आ गया था 1, ओके। इसके ऊपर कहीं ना कहीं 0 होगा, ये 0 होगा, है ना, ये 1 आ गया। जब आपके पास में 1, इधर से आपके पास में आपने क्या पुट किया, वापस 0 पुट किया ना, 2 और आपने 0 लिया, वापस 0 पुट किया, लेकिन उधर से कितना आया था, उधर से आया था आपके पास में 2। ऐसे ही आपके पास में हम देखते जाएंगे कि आपके पास में एक एलिमेंट 0 और दूसरा एलिमेंट कोई भी दूसरा रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, इधर से तो एक एलिमेंट आएगा, इधर से कितना आएगा आपके पास में, एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, इधर से अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट मोर देन 1 के साथ में रिलेशनशिप रख रहा है। अगर मोर देन 1 के साथ में रिलेशनशिप रख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। आपको एलिमेंट a प्लस बी के अकॉर्डिंग रखने हैं, ओके। यहाँ से a प्लस बी के अकॉर्डिंग और यहाँ से किसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ तो a इंटू बी के अकॉर्डिंग और यहाँ किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, a प्लस बी के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे आपके पास में कि एलिमेंट 0 रिलेशन विथ 1 as well as 0 relation with 2 are not according element as not according to the definition of function। ये फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। एलिमेंट 0 इज रिलेटेड विथ 1 एज वेल एज 0 इज रिलेटेड टू 2 आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। बात आगे भी समझ में कि ये z से z में एक फंक्शन नहीं है आपके पास में, तो ये z से z में आपका एक फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आपको केवल एरो डायग्राम बनाना है, जैसे आप एरो डायग्राम बनाओगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये आपके पास में फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। अब अपने पास में इस 11 क्वेश्चन के बाद में एक है आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 जो सबसे लास्ट है, देख लेते हैं उसको। ये था क्वेश्चन नंबर 11, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि क्वेश्चन नंबर 12 को हमें किस तरीके से करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए, क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए क्या है, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम a to n, b defined by fn, the highest prime factor of n। find range of f। फंक्शन की रेंज फाइंड करो कि भैया फंक्शन की रेंज क्या होगी। देखिए समझते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये कितना है,
9, 10, 11, 12, 13 कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है, ए से लेकर के एन तक। मतलब जो पहला सेट है स्टूडेंट्स वो तो ए है, और दूसरा सेट कौन है आपका, एन है। ये तो है ए, और ये है स्टूडेंट्स आपका एन, है ना। ये ए है और ये एन है। देखो ए में कितना है, ए में आपके पास में 9, 10, 11, 12 और 13 है। एन में कौन है, एन तो सभी जानते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक, ये एन है। ठीक है, अब क्या देखना है, फंक्शन कैसे दे रखा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, है ना। एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, एफ एन आपके पास में। एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपके पास में कितना होगा। अब 9 है, 9 के प्राइम फैक्टर करो भैया, इधर 9 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 प्राइम है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, 3। तो 9 का रिलेशन किससे हो गया, 3 से। चलते हैं 10 के प्राइम फैक्टर करो, 10 के प्राइम फैक्टर 10 के प्राइम फैक्टर करोगे 2 × 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, 5, प्राइम लेना है ना। तो 2 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है स्टूडेंट्स 5, तो 10 का कितना हो गया 5। 11 के प्राइम फैक्टर 1 × 11 होंगे, तो 11 ही होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ये होगा कहीं ना कहीं आपका 11। ओके स्टूडेंट्स, या अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ 11 है, ठीक है। 12 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर करो भैया, 3 × 2 × 2 प्राइम करने इसलिए 4 नहीं आ सकता, 2 × 2 लेना पड़ेगा। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3, है ना। फिर आपके पास में कितना है 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना, 13 = 1 × 13 ही रहेगा। तो 13 का प्राइम फैक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा आपका 13, बाकी डॉट 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 इनफाइनाइट तो 0। तो आपके पास में ये बन गया रोडेगा। क्या चाहिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि भैया रेंज बताओ। रेंज तो भैया बताई ना, बहुत बताई, अब कितनी रेंज पूछोगे हमसे। रेंज = RF रेंज मतलब सेकेंड सेट के वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के साथ में रिलेशन में होते हैं, या सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जिन पे एरो आता है। 3, 2 तो किसी का नहीं है, 2 तो आया नहीं। 3, 5, 11, 13, तो आपकी रेंज हो गई है 3, 5, 11 और 13। 3, 5, 11 और आपके पास में 13 स्टूडेंट्स हो गई है आपके पास में आपकी रेंज। 3, 5, 11 और 13 हो गई आपके पास में रेंज। तो हो गया आपके पास में रेंज। तो आपका जो क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास में रेंज निकालनी है, हमने रेंज निकाल दी। ओके, रेंज निकालनी है तो रेंज निकाल दी आपके पास में, ये होगी आपके पास में रेंज 3, 5, 11, 13। ओके, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में तो बाकी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।